Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel Chemistry Classes by DS Sir। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पीरियडिसिटी के बारे में, कॉज ऑफ पीरियडिसिटी के बारे में। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो एटॉमिक प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग होगा कि एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीरियडिसिटी से रिगार्डिंग की कि व्हाट इज पीरियडिसिटी, कि पीरियडिसिटी का मतलब क्या है। पीरियडिसिटी का मतलब होता है कि द रिपीटेशंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। चाहे आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो और चाहे आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो, दोनों के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते थे। उस चीज को हमने यहाँ पर क्या बोला है, पीरियडिसिटी बोला है। मेंडलीव का जो डीमेरिट थी पीरियोडिक टेबल की, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो कोज ऑफ पीरियडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों हो रहे हैं, इस चीज का रीजन नहीं दे पाया। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि पीरियडिसिटी क्यों होती है। तो क्यों होती है पीरियडिसिटी? तो पीरियडिसिटी होने का कारण है कि इट इज ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि कुछ समय के बाद एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट रिपीट होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे लिथियम ले लिया मैंने, तो लिथियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इससे पहले नोबल गैसेज है हीलियम और उसके बाद स्टार्ट होता है 2s1। सोडियम अगर मैं ले लेता हूं नेक्स्ट एलिमेंट एसी का, इससे पहले नोबल गैसेज है नियोन और उसके बाद आता है 3s1। मींस सब सेल ऐसी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज है वो भी क्या रहती है, सिमिलर रहती है। इसलिए जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में सेम रहती हैं। ग्रुप में क्यों सेम रहेंगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, सेम रहता है। पीरियड के अंदर चलते हैं तो वो प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। चाहे एटॉमिक रेडियस की बात हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात हो, मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात हो, सभी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले कि जब आप एटॉमिक रेडियस पढ़ोगे या आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ोगे तो उनमें एक फैक्टर आएगा बार बार, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का और स्क्रीनिंग इफेक्ट का। हालांकि दोनों के बारे में हमने पीछे वीडियो के अंदर पढ़ा है, स्लेटर रूल के बारे में पढ़ा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के बारे में पढ़ा है। तो उस वीडियो लेक्चर को दोबारा से आपने देखना है और इस चीज को रिवाइज करना है। रिवाइज द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लेटर रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, उस चीज को आपने दोबारा से पढ़ना है। एक बार उस लेक्चर को दोबारा से देखें, उसको रिवाइज करें और फिर इसको आगे कंटिन्यू करें। तो बात हो रही है एटॉमिक रेडियस के बारे में। फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में बच्चा 9th क्लास से सुनता आता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, और नाम से पता लग रहा है कि एटम की रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है। रेडियस क्यों ले रहे हैं या क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एटम को स्फेरिकल माना गया है, इसलिए उसकी रेडियस बोली जा रही है। अब एटॉमिक रेडियस क्या है, आप सभी वेल नोन होंगे इसकी डेफिनेशन के साथ कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर और आउटर मोस्ट जो सेल है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस बोला गया है। आप जानते होंगे कि एटम कितना बड़ा होता है। इस चौक की टिप के ऊपर ही कई लाखों एटम है। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक एटम कितने साइज का होगा। उस एटम को आइसोलेट करना और उसकी रेडियस को, उसके अंदर ऐसे डिस्टेंस को मेजर करना नॉट ए इजी टास्क, इतना आसान नहीं है और एग्जैक्टली कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है उसको नेचर वाइज
कि जो एलिमेंट है, एटम है, उसका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो अब एटॉमिक रेडियस है, उसकी टाइप्स हैं। टाइप्स के अंदर कोवेलेंट रेडियस है, वंडरवाल रेडियस है और मेटालिक रेडियस है, या उसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो यहाँ से हो जाएगी। डायग्राम में दिखाया गया है कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस है एंड इट इज नॉट इजी टू मेजर एटॉमिक रेडियस। क्यों इजी नहीं है उसका रीजन आप बता सकते हो। दो रीजन है। एक तो जो एटम है उसकी बाउंड्री सरफेस फिक्स नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल का जब कंसेप्ट आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी हो सकती है। तो एटम के अंदर डेफिनेट बाउंड्री सरफेस नहीं है। दूसरी बात, एटम का साइज स्मॉल है, उसको आइसोलेट करना और उसके रेडियस को मेजर करना डिफिकल्ट है। इसलिए हम एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट ना पढ़कर उसकी टाइप पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग। तो बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस के अंदर कोवेलेंट रेडियस के बारे में। कोवेलेंट रेडियस क्या है? कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के अंदर आएगी। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? 10th क्लास के अंदर कंसेप्ट आता है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, ऑर्बिटल की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? कोवेलेंट रेडियस के अंदर भी 3 केस बनेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है ये बात कि कोवेलेंट रेडियस दो सिमिलर एटम के बीच में, कोवेलेंट रेडियस दो डिफरेंट एटम के बीच में लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नियरली सेम हो, और तीसरा केस कोवेलेंट रेडियस डिफरेंट एटम के बीच में जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस हो। तो कोवेलेंट रेडियस जब भी आएगी तो 3 केस आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए। दो सेम एटम के बीच में, दो डिफरेंट एटम के बीच में, और दो डिफरेंट एटम having large difference in their electron activity। ये चीज आपके दिमाग में जरूर हो। तो कोवेलेंट रेडियस इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक एटम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है दो लाइक एटम के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। ये दो एटम थे सेम ए टाइप के लिए, इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना। ये इनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर बिटवीन है दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये होगी आपके पास। इसका हाफ कर दूं तो ये आपके पास कोवेलेंट रेडियस बन जाएगी। मींस जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, उसका हाफ कर दो, वो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी उस एटम की। आर ए आ गया आपके पास, ये एटम ए था। अगर मेरे पास अलग अलग एटम हैं तो उनको मैं बोलूंगा हेट्रोन्यूक्लियर। दो एटम का केस है डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। बोथ एटम्स हैव नियरली सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अगर दो डिफरेंट है और दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नियरली सेम है तो यहाँ कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया। तो जो बॉन्ड लेंथ थी वो आपके पास होगी आर ए प्लस आर बी। जैसे यहां से अगर मैं बात करूं, यहां जो बॉन्ड लेंथ थी ए के बीच की जो लेंथ थी बॉन्ड लेंथ, वो 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस थी। कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए और प्लस ए, तो 2 आर ए ऐसे बना था वो। अब दोनों एटम अलग अलग हैं तो एक को आर ए लिख दिया और एक को क्या लिख दिया, आर ए बी लिख दिया। तो डिफरेंट एटम लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो ये चीज नियरली सेम रह रही है। बस समझना है कि जो बॉन्ड लेंथ थी वो आर ए प्लस आर बी हो जाएगी। आर ए क्या है, रेडियस ऑफ एटम ए, और आर बी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ एटम बी। क्लियर है यहां तक की बात। अब तीसरा केस इसमें क्या बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस ज्यादा। थर्ड टाइप के अंदर बात हो रही थी कि हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अलग अलग एटम है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, लार्ज है। लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स। तो उस केस में आप रेडियस को कैसे कैलकुलेट करोगे, कोवेलेंट रेडियस को। जब दो अलग अलग एटम है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस लार्ज है तो जो बॉन्ड लेंथ है डी ए बी,
डी डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है ए और बी के बीच की, वो हो जाएगी आर ए प्लस आर बी, ये तो अभी पीछे उसमें भी किया है दूसरे हेटेरोटॉमिक केस के अंदर, माइनस 0.09 into XA minus XB. What is XA and XB? These are the electronegtivity of atom A and atom B. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास नॉन होगी, हम उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस किस तरह के न्यूमेरिकल या छोटे छोटे से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कि बॉन्ड लेंथ हमें दे रखी है सिलिकॉन और कार्बन के बॉन्ड की इन कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं, उसके अंदर बॉन्ड लेंथ है, चारों SiC बॉन्ड होते हैं, सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ हमें गिवन है। बॉन्ड लेंथ गिवन का मतलब है कि डिस्टेंस हमें दे रखी है दो एटम के बीच की। हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहे हैं, हमसे फाइंड आउट करवा रहे हैं कैलकुलेट रेडियस ऑफ सिलिकॉन एटम। हमने सिलिकॉन एटम के रेडियस को निकालना है। इफ रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज दिस, तो सबसे पहली बात तो बच्चों दिमाग में ये हो कि अब हेटेरो एटम का केस तो आ गया आपके पास, सिलिकॉन और कार्बन दो अलग अलग एटम हो गए। अब हमें कैसे पता सर कि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस लार्ज है या स्मॉल है, तो कैसे पता लगेगा कि एक आपके पास यहाँ इधर का राइट का एलिमेंट मिलेगा, अगर मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊं तो एक तो लेफ्ट का एलिमेंट मिलेगा और एक आपके पास राइट का एलिमेंट मिलेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। कार्बन और सिलिकॉन तो सेम ग्रुप में आते हैं और ऊपर नीचे जस्ट प्रेजेंट है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो यहाँ केस नंबर 2 लगेगा कि डिस्टेंस DAB वहां लिखा था इजिकल टू RA प्लस RB। RA मैंने सिलिकॉन वाला आइटम मान लिया यहाँ पर, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेटेरो एटॉमिक केस के अंदर DAB इजिकल टू RA प्लस RB। A मैंने मान लिया सिलिकॉन को, B मैंने मान लिया कार्बन को, तो डिस्टेंस दे रखी है, बॉन्ड लेंथ दे रखी है 1.93, RA सिलिकॉन को मान रहा हूँ निकालनी है, कार्बन की बॉन्ड लेंथ ये रेडियस दे रखे 0.77, तो इस 0.77 को इधर माइनस कर देंगे, माइनस जब करेंगे तो रेडियस ऑफ सिलिकॉन आ जाएगी मेरे पास 1.16 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कौन सा केस इसमें लगेगा। तो ये बात थी कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट वैन डर वाल रेडियस से रिगार्डिंग। वैन डर वाल रेडियस किस केस के अंदर हम इसको मेजर करेंगे? कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट बॉन्डेड एटम में थी, वैन डर वाल रेडियस है नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में, जब एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है उस टाइम के ऊपर। मींस जैसे H2 मॉलिक्यूल ले लिया, एक हाइड्रोजन हमने एक जार ले लिया, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे, तो एक H2 मॉलिक्यूल के बीच में और दूसरे H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, अब उनके बीच में बॉन्ड नहीं है, ये H2 मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है, तो उस टाइम पर जब दो नॉन बॉन्डेड एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उस टाइम पे जो उनकी डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ वो वैन डर वाल रेडियस कहलाएगी। इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम इन ए सॉलिड स्टेट। कंडीशन ये है कि वो जो नॉन बॉन्डेड एटम है वो सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। आमतौर पर नोबल गैसेस के अंदर वैन डर वाल रेडियस होती है, तो वैन डर वाल रेडियस को मैंने VMR से लिख दिया, वैन डर वाल रेडियस है यहाँ पर, सॉरी VWR से लिख दिया वैन डर वाल रेडियस। दो नॉन बॉन्डेड एटम ले लिए, इनके बीच की डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, इसका हाफ ले लूं मैं यहाँ पर, तो ये वैन डर वाल रेडियस कहलाएगी। रेडियस डिस्टेंस होती है, चाहे वो वैन डर वाल थी या पीछे कोवेलेंट रेडियस थी, उनकी यूनिट एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास वैन डर वाल रेडियस का फार्मूला आ गया। वैन डर वाल रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट के अंदर वो मॉलिक्यूल कितना पैक्ड है। अगर दूर दूर हैं तो उतना रेडियस बढ़ जाएगी, अगर पास होंगे तो उतनी रेडियस कम हो जाएगी। अब आपने दो रेडियस पढ़ चुके, वैन डर वाल और कौन सी क्रिस्टल, ये कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस में तो एटम क्या थे, एक दूसरे का म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे थे,
तो वहां डिस्टेंस कम थी, यहाँ एटम दूर दूर है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। तो आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट रेडियस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या वंडरवाल रेडियस का, तो आंसर वंडरवाल रेडियस का ज्यादा होगा। थर्ड टाइप की बात कर लेता हूं, मेटालिक रेडियस है, इसी को क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। मेटालिक या क्रिस्टल क्या होगी, किस केस में लेंगे, तो मेटालिक नाम से पता लग रहा है मेटल एटम के केस में, जब मेटल एटम है उस केस में मेटालिक रेडियस की बात होगी। इसके अंदर कंडीशंस क्या है, तो मेटल एटम होना चाहिए, दूसरा कि जो मेटल एटम है वो एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं, प्लेस हैं उनकी क्लोज पैकिंग के अंदर, उनकी सॉलिड फॉर्म के अंदर। उस टाइम पर दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, दो एडजेसेंट मेटल एटम के न्यूक्लियस बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, मेटालिक रेडियस कहलाएगा, या उसको क्या बोल देंगे, क्रिस्टल रेडियस बोल देंगे। अब आपके पास दिमाग में तीनों रेडियस के इमेजेस सामने आ चुके हैं, ये कोवेलेंट का है, ये वंडरवाल का है। मेटालिक के अंदर क्या होगा कि दो एटम्स हैं एक दूसरे को टच करते हुए रखे जाएंगे, उनका हाफ, इसमें इसका हाफ है और इसमें इसका हाफ है। तीनों डायग्राम को देखते हुए किसकी मैग्नीट्यूड है कम होनी चाहिए, कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस का मैग्नीट्यूड इन तीनों में से सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा वंडरवाल। अरेंज करना आ जाता है इसके ऊपर कि इन तीनों को अरेंज करो, कोवेलेंट को, वंडरवाल को, और कौन सा बच गया अपने पास, मेटालिक रेडियस को। तो कैसे अरेंज कर देंगे, यहां से बेटा पहले तो डेफिनेशंस आप लोगों ने लिखनी है कि मेटालिक रेडियस क्या है। मेटालिक रेडियस इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटालिक एटम इन इट्स क्लोज पैकिंग व्हेन मेटालिक एटम्स आर प्लेस्ड टचिंग टू ईच अदर, कि जब मेटालिक एटम को एक दूसरे के साथ टच करते हुए रखा गया है, जब दो मेटल एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ वो मेटालिक रेडियस कहलाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो सबसे कम होती है कोवेलेंट रेडियस, इससे ज्यादा आपके पास होगी मेटालिक रेडियस, और सबसे ज्यादा जो होती है वो है वंडरवाल रेडियस। ये ऑर्डर है जो आपने ध्यान रखना है, क्यों है उसका रीजन भी आपको बता दिया गया है, ये रीजन है इस काम को लेकर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस के अंदर टाइप है आयनिक रेडियस। नाम से पता लग रहा है कि आयनिक रेडियस है इन केस ऑफ आयन, कि आयन के केस में आयन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज है तो कटायन कहलाएगा और नेगेटिवली चार्ज है तो अनायन कहलाएगा आपके पास। डेफिनेशन जो एटॉमिक रेडियस की है वैसी ही सिमिलर डेफिनेशन है आयनिक रेडियस की, कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल, न्यूक्लियस के बीच की और आउटर मोस्ट सेल के बीच की। एटम का केस था तो एटॉमिक रेडियस, आयन का केस है तो आयनिक रेडियस। तो इन केस ऑफ आयन, कि आयन के केस में जो आउटर मोस्ट सेल है और जो न्यूक्लियस का सेंटर है दोनों के बीच की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस बोला गया है। आयन दो तरह के थे, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है तो उस केस में वही आयनिक रेडियस कटायनिक कहलाएगी, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वही क्या कहलाएगी, अनायनिक कहलाएगी। इट इज क्लियर, कटायनिक और अनायनिक। तो कटायनिक अनायनिक दो तरह की रेडियस होगी, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और क्यों होगा। अनायनिक नेगेटिवली चार्ज जो एटम होगा उसकी रेडियस लार्जर होगी एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट्स एटम एंड आल्सो विद कटायन। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि अनायन बना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है अनायन के केस में, नेगेटिव चार्ज आयन के केस में। तो इसलिए ये रीजन यहाँ पर आपको बताना है कि अनायनिक रेडियस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड्स के अंदर भी आता है, और न्यूमेरिकल पोर्शन या मैं कहूँ कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस बात को लेकर।
तो अनायनिक रेडियस है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कटायनिक रेडियस। क्यों होगा? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है अनायन के केस में एज कंपेयर टू कटायन। तो अनायनिक रेडियस हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम एंड कटायन। रेशियो क्या हो जाएगा? अगर आपको सेम एटम का अनायन दे रखा है तो अनायनिक जो रेडियस है वो ज्यादा होगी न्यूट्रल से, और न्यूट्रल एटम्स की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कटायनिक रेडियस। जैसे आपको ये दे दें कि आई नेगेटिव, आई पॉजिटिव और आई, ये तीन स्पीसीज आपको दे दी गई और कह इनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है घटते क्रम में, पहले सबसे ज्यादा किसकी है? अनायन की, आई नेगेटिव की। उससे कम किसकी है? न्यूट्रल है आई, और उसके बाद कौन सा है? आई पॉजिटिव, कटायन। तो कटायन की स्मॉलर क्यों, अनायन की लार्जर क्यों? इस चीज का रीजन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका ये कारण होगा। ये तो सेम एटम की बात थी। एक टर्म आती आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिगार्डिंग की, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होंगे। चैप्टर 2 में भी बात की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो थे जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? आपके पास सेम रहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या ध्यान रखना है आपने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज छोटा होता चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बड़ा होता चला जाएगा। जैसे 3-4 एग्जांपल मैं ले लूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मान लीजिए मैंने ये लिख दिया एक एग्जांपल, एक मैंने यहाँ पर ये लिख दिया मैंने यहाँ पर Na पॉजिटिव लिख दिया, Mg2 पॉजिटिव लिख दिया और Al3 पॉजिटिव लिख दिया। पहली चीज तो ये 6 के 6 स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है, वो आपने सोचना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर सभी के अंदर सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब अरेंज करना आ जाएगी। अरेंज करो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इस साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए इनको। तो इंक्रीजिंग में पहले सबसे कम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या कंसेप्ट बताया जा रहा है? ये सारी बातें डिक्टेट करनी है आप लोगों ने, जो यहाँ नहीं लिख पा रहे हम लेकिन बोल रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज ज्यादा हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा इस पर है तो इसका साइज सबसे कम है, ये सबसे पहले। फिर Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव वाले खत्म हो गए। नेगेटिव में चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ता चला जाएगा। नेगेटिव में सबसे कम है F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, फिर N3 नेगेटिव। तो ये बात थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, कि कैसे उसको आप अरेंज करोगे। तो ये तो बात हुई है कि आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, उसकी टाइप्स, आयनिक रेडियस की टाइप कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इससे रिगार्डिंग का। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर अपना आएगा उसमें हम बात करेंगे वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के वेरिएशंस के बारे में, एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। ढेर सारी बातें हैं जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तब तक इसको कंप्लीट करें। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, घर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते जरूर रहें और फीडबैक देते रहें। बाय स्टूडेंट्स।